Hi, this is Ranjit. I'm head of sales capability and co-author of the book Winning It Together. Recently, I've done 3 big certifications. The one in KPI from Australian Institute and Master Practitioner Neurolinguistic Program towards Brilliance. Another one from UK, that is Jigsaw Discovery Tool. It's employee profiling. आपको जैसे पता है कि हम HR पे बड़ी डिटेल में बात करते हैं और द रंजीत कुमार शो में आज हमने जिस गेस्ट को दावत दी है उनका नाम है दानिश सदेटी साहब। इनका बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक्सपीरियंस है। इनसे मेरी बात हुई। बात करते वक्त हमने इनसे कहा कि आज एक ऐसा टॉपिक पे बात करते हैं जो एक एम्प्लॉय का आज से नहीं बल्कि जब से ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम बना है तब से लेकर आज तक इनका बड़ा कंसर्न है। ट्यून इन टेक पावर्ड बाय पाकिस्तान की मातहत आज हमने दानिश साहब को बुलाया। दानिश साहब हमसे बात करेंगे। दानिश साहब, हम ये चाहेंगे तमाम सुनने वालों को आप अपने बारे में बताएं कि आप कौन हैं। कौन से, मैं पहले बताऊं, आप मुझे बड़ी हीरोइक पर्सनालिटी लगते हैं। आपकी अगर मैं फोटो भी देखूं तो मुझे लगता है कि माशाल्लाह यू हैव अ वेरी ग्रेसफुल पर्सनालिटी। थैंक यू। सो मैं चाहूंगा कि आप अपने पूरी जर्नी के बारे में बताएं। आपने तालीम में क्या किया, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और आजकल जहां पर आप काम करें क्या आपका रोल है, इसके बारे में बताएं जी। Okay, so as far as education is concerned, so I had done Bachelor's of Public Administration from Karachi University in 2004. Right. Then Masters in Public Administration in 2005 from the same institution. Then after a break of 2 years, I had started LLB from SM Law College, and then I completed in 2010. So meanwhile, I had started my professional career at Ifroz Chemical Industries in 2005 as HR executive. And after some time, in fact, after 8 to 10 months, or you can say after a year service, I was inducted as management trainee at Hapco Power Plant, International Power Global Development Limited. And then I spent my 2 years time over there as management trainee. And then I joined GeoTV in 2008. जियो टीवी में आप प्रोग्राम्स लोगों के देख रहे होंगे। आज आप प्रोग्राम में बैठे हुए हैं। जियो टीवी तो नहीं, द रंजीत कुमार शो तो है सर। नहीं है, किसी तरह भी जो है वो GeoTV के शो से कम नहीं है। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट सर। कॉम्प्लीमेंट। यस। तो GeoTV में फिर अगेन 2 साल मैंने मतलब वहाँ पे एज सीनियर HR ऑफिसर वहाँ पे मैंने काम किया। और यहाँ पे यह है कि मेरा जो लर्निंग कर्व था उसमें बहुत ज़्यादा यूँ समझ लें कि बेहतरी आई। और वहाँ पे यूँ समझ लीजिए कि एक BU सेटअप था। राइट। टेक्निकल डिपार्टमेंट का मैं BU HR था। और वहाँ पे यूँ समझ लीजिए कि जो HR BP सेटअप होता है तो उसको मतलब उस तरह के मॉडल के ऊपर हम लोगों ने वहाँ पे काम किया। एक्सेलेंट। लीडरशिप वहाँ पे बहुत अच्छी थी। यंग लीडरशिप थी और काफ़ी एनर्जेटिक थी, डाइवर्सिफाइड थी। और ये कि वो इस बात को पसंद करते थे कि जितना लर्न करें उनके जो भी सबऑर्डिनेट्स हैं, जो उनकी टीम है, तो उतना ही वो अच्छी तरह से ऑर्गेनाइजेशन में अपना इनपुट दे सकेंगे। तो कॉन्फिडेंस काफ़ी वहाँ पे बिल्ड हुआ मेरा। लीडरशिप डेवलपमेंट मेरी वहाँ पर हुई और वहाँ पर मैंने ऐसी बहुत सारी चीज़ें सीखी जिनको मैं आज तक अपनी जहाँ भी मैं जॉब करता हूँ इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता हूँ। राइट। एब्सोल्युटली जी। देन उसके बाद मैंने एक US बेस्ड मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी एवरी डेनिसन पाकिस्तान, वो मैंने ज्वाइन करी एज सीनियर एग्जीक्यूटिव HR। और वहाँ पर भी मैंने कोई 2 साल के टाइम पीरियड तक मैंने वहाँ पे जो है वो जॉब करी। वहाँ पर भी मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, जैसे वहाँ पे ये जो एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम जो आज ATS जो चल रहा है, तो वहाँ पे फर्स्ट टाइम मैंने इसको इम्प्लीमेंट करते हुए देखा, अपने हाथों से इम्प्लीमेंट भी किया। एग्जैक्टली अपने हाथों से इम्प्लीमेंट भी किया, देखा भी, इसको सीखा भी और उसके रिजल्ट्स भी जो है वो देखे। फिर उसके बाद वहाँ पे पीपलसॉफ्ट का एक सिस्टम जो था चल रहा था, तो वो उस टाइम काफ़ी मशहूर हुआ था HR के हवाले से, तो वो भी मैंने वहाँ पर जो है वो उसको प्रैक्टिस किया। राइट। देन उसके बाद फिर मैंने किंग्स अपैरल इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड ज्वाइन करी एज मैनेजर HR। और यहाँ पर जो मैंने अभी तक जो भी मैं सीखता हुआ अपने करियर में आया था, राइट,
तो यहाँ मुझको फिर मौका मिला कि मैं इसको अब वहाँ पे अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करूँ और जो भी मैंने अपनी स्किल्स अपनी लर्न करी हैं उनको मैं यूटिलाइज करूँ। तो टाइम टेक्स के साथ आपका ताल्लुक कैसे पड़ा इन पूरे करियर जर्नी में? टाइम टेक्स से ताल्लुक कैसे बना आपका? टाइम टेक्स देखें, बात यह है कि जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में मैंने काम करा है तो वहाँ पर कभी ना कभी जो है ना इस चीज़ की ज़रूरत पेश आई कि हम लोग जो है वो कोई ना कोई ऑटोमेट करें सिस्टम्स को। क्योंकि मैं जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करा है तो वो उस टाइम उस फेज़ में होती थी कि वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रही होती थी राइट डिजिटलाइजेशन की तरफ। जी बिल्कुल सही। तो उसमें डेमो वगैरह जो है वो हम लोग बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के लेते थे, तो टाइम टेक्स मेरी नज़रों से इन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस पे से कहीं ना कहीं गुजरा था जो मुझको बहुत पसंद आया था। राइट। तो टाइम टेक्स से कौन कौन से आपने मॉड्यूल्स इस्तेमाल किए हैं अभी तक, और कुछ मॉड्यूल्स का अगर आप नाम लेना चाहें और उनमें आपने क्या लर्निंग किया और उनसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो रेड टैपिज्म है, ऑफिशियल बर्डन जो है काम करने का, ऑपरेशन बर्डन, वो कैसे कम हुआ, और आप क्या समझते हैं कि वाकई टाइम ट्रैक्स इस तरह का था जो आपकी नॉलेज में जिससे इजाफा किया और आपके काम को बहुत स्मूथ किया और ट्रांसपेरेंट किया? तो एक तो ये कि यूज़र फ्रेंडली है, ठीक है, इसका यूज़र इंटरफेस अच्छा है। मुझे ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ऑप्शन नहीं है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। दूसरी चीज़ ये है कि ये उस टाइम ये 500 या 500 से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस में ये परफॉर्म मतलब स्मूथ फंक्शनिंग कर रहा था। इसे मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि इसमें जो है ना रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बहुत ज़्यादा काम इसमें ऑलरेडी हुआ होगा। बिल्कुल सही। तो बहुत सारे जो बग्स आ जाते हैं ना, अमूमन अगर आप किसी नई ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जाएँ और उनका सॉफ्टवेयर अगर आप यूज़ करें तो वो बग्स बहुत ज़्यादा उसमें आ रहे होते हैं। तो मुझे ये चीज़ थी कि इनका जो है वो बग सिस्टम नहीं होगा इन लोगों का। तीसरी चीज़ ये कि तो करंटली मैं इनका अभी अटेंडेंस मॉड्यूल मैंने यूज़ करा है, इनका लीव मॉड्यूल यूज़ करा है, एम्प्लॉई सेल्फ सर्विस पोर्टल है इन लोगों का, वो मैंने यूज़ करा है, और पेरोल मैंने इनका यूज़ करा है, और इसके अलावा इनका एक है जो डॉक्यूमेंट हैंडलिंग के लिए इन लोगों का एक मॉड्यूल है वो। तो ऑन एन एवरेज आपने 8-10 मॉड्यूल्स मैंने इनके यूज़ करे, बिल्कुल। और 8-10 मॉड्यूल इस्तेमाल करते हुए क्या आप हैप्पी कस्टमर हैं या आपकी कोई कंप्लेंट्स हैं? मेरे ख्याल से इनका कस्टमर सर्विस इतना बड़ा ज़बरदस्त है, आपको रिस्पॉन्स इतना अच्छा करते हैं, कंप्लेंट्स हर जगह होती हैं। सो आप कैसे इनकी सर्विसेज से मुत्तफिक है? आपको इनकी सर्विसेज को लगती है कि यार बड़ी मज़ेदार है? बात यह है कि ये जो कोई भी सिस्टम जो परफेक्ट तो नहीं होता, कोई परफेक्ट नहीं होता, उसमें मतलब कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं वो होती हैं, लेकिन अगर आप ये देखें कि जो परसेंटेज है आपकी सेटिस्फेक्शन की वो हायर साइड पर है या डिससेटिस्फेक्शन जो है वो हायर साइड पर है। तो आप कैसे रेट करते हैं टाइम ट्रैक सिस्टम को सर? रेट करना आई थिंक वुड बी समथिंग लाइक कि शायद ठीक है, चलो ऐसा करते, सेटिस्फेक्शन इज बेटर, सेटिस्फेक्शन इज बेटर, उसका ग्राफ बेटर है भाई, जो कंप्लेंट्स है वो अपनी जगह है लेकिन रिजॉल्व हो, टाइमली रिजॉल्व हो जाती है। इनका सिस्टम कंप्लेंट्स को रिजॉल्व करने का बड़ा अच्छा है, इन्होंने एक पोर्टल हमें इसका भी दिया हुआ है। यस, और अगर उसके ऊपर हम लोग अपनी कंप्लेन जो है वो लॉन्च कर देते हैं तो विद इन अ डे हम लोगों को उसके ऊपर आंसर क्वेरी जो है हमारी रिजॉल्व हो जाती है। सो दानिश साहब, अगर इन नटशेल अगर मैं बात करूं कि आजकल आप कहाँ काम कर रहे हैं और क्या वहाँ पर भी टाइम ट्रैक्स का सिस्टम यूज़ कर रहे हैं या फिर कोई और चीज़ में आप इंगेज्ड हैं इन टर्म्स ऑफ HR सिस्टम? करंटली मेरा ताल्लुक एक शिपिंग कम ऑर्गेनाइजेशन के साथ है जी, और ये कि मैं फ़िलहाल इन लोगों का एक्टिव यूज़र हूँ। एक्टिव यूज़र, एक्सेलेंट। और मैं समझता हूँ कि टाइम ट्रैक्स के जो स्पेशली कस्टमर सर्विसेज सपोर्ट है या जो उनके जो लीडर्स हैं, लीडरशिप है, बड़ी मज़ेदार है, वो डाउन द अर्थ है और वो ग्राउंड पे जाके खुद भी काम करती हैं और मैं समझता हूँ कि पूरी टीम भी माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त इंगेजमेंट दे रही है। रिसेंटली हमें एक हमारा पेरोल रन चल रहा था और उसमें हमें उसमें हम लोगों को इनकी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी, राइट। तो यूँ समझ लीजिए कि कुछ लोग इनके हमारे कांटेक्ट में नहीं आ रहे थे, वो छुट्टी का दिन था इनफैक्ट, तो इनकी मैनेजमेंट जो है वो इन्वॉल्व हो गई इसमें, राइट। और ये कि हमारा जो इशू है वो उस दिन रिजॉल्व हो गया। थैंक यू वेरी मच। छोटे से ब्रेक के बाद दानिश सिद्दीकी साहब से दोबारा बात होती है, छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद टाइम ट्रैक्स, दानिश सिद्दीकी और द रंजीत कुमार शो का टाकरा दोबारा शुरू होगा। थैंक यू मच। वेलकम बैक टू द रंजीत कुमार शो, ट्यून इन टेक पावर्ड बाय टाइम ट्रैक्स। आज हमारे साथ मौजूद हैं दानिश सिद्दीकी साहब, जो बड़े ज़बरदस्त प्रोफेशनल हैं, HR में काम करते हैं। ही इज़ अ रियली अ सीजन प्रोफेशनल इन HR फ्रेटर्निटी। बहुत मज़ा आ रहा है इनके साथ बात करते हुए, बिकॉज ही इज़ नॉट जस्ट
a manual HR. He's not a traditional HR. He's a tech-driven HR. तारे साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ. ये टेक्नोलॉजी का सवाल नहीं है. जब भी जिसी भी इदारे में आप जाएं और जिस इदारे में आप किसी भी एम्प्लॉई से बात करें, उनका जो सबसे बड़ा पेनफुल जो कंसर्न होता है कि HR कुछ नहीं करता. HR इज ऑलवेज इन बैड बुक्स. तारे साहब, आपके जाने के बाद या आपके आने के बाद या आपके होते हुए क्या वाकई HR बैड बुक्स में होता है या रहता है? आप इसके बारे में क्या कहेंगे? अच्छा देखें, ये जो एक मैं समझता हूँ जो आपका जो क्वेश्चन है ना, ये एक मैं समझता हूँ कि मिथ रह गया है अब. ये अब एक मिथ रह गया. ये शायद किसी टाइम पे होता होगा जब HR जो है वो इवॉल्व हो रहा था ना. HR जब पर्सनल मैनेजमेंट था, HR डॉक्यूमेंट्स और हायरिंग एंड फायरिंग करता तब के दौर में. जी. अच्छा, ये दूसरी चीज़ ये कि शायद ये वहाँ पे अभी भी मतलब बैड बुक्स में आ जाता होगा, जहाँ पर ये सवाल कर लेता होगा कि क्यों. क्योंकि जब भी कोई आपसे सवाल करेगा ना, और ऐसा सवाल करेगा जो सवाल होगा भी रेलिवेंट, हाँ, तो बुरा ही लगेगा. वो बुरा लगेगा क्योंकि हाँ, मुझे लगता है लोग सवाल करना तो पसंद करते हैं. हाँ. जब उनसे किया जाए तो बुरा मान जाता है. एग्जैक्टली. तो अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि अगर HR जो है वो लॉजिकली काम कर रहा है ना ठीक ठाक, और ये कि मतलब ऑर्गेनाइजेशन की फेवर में जो है वो चीज़ें हैं, और एम्प्लॉय की फेवर में नहीं, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन ही, हाँ, दोनों की फेवर में. बिकॉज मैं समझता हूँ कि जो HR है वो बेसिकली एडवोकेट है, बिल्कुल, बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉयर. और मैं समझता हूँ कि आप जो है दोनों के लिए एक ब्रिज है. बिल्कुल. अगर आप दोनों की हुकूक की बात करते हैं तो ही मैं समझता हूँ कि एक बड़ा ज़बरदस्त एक कॉम्बिनेशन बन सकता है. आप अपना कंटिन्यू कीजिए, फिर एक और बात करते हैं इस पर. जी. तो अब बात यह है कि अगर डिपार्टमेंट्स के नाम अगर लिए जाएं तो जैसे मार्केटिंग का ये शायद मेरा ख्याल है कि सोचना होता होगा कि हम लोग बिज़नेस ला के दे रहे हैं, तो मतलब हमारी जो है वो सेव होनी चाहिए. प्रोडक्शन का कहना ये होता है कि भाई हम जो है वो माल बनाएंगे नहीं तो बेचोगे कैसे. सप्लाई चेन वाले कहते होंगे कि हम अरेंज करते हैं और माल तुम्हारा एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं. हम नहीं है तो माल पहुँचाओगे कैसे? तो ये देखें, ये सारी जो फाइनेंस वाले कहते होंगे कि हम जो है वो इसको राइट जो है उसकी एनालिसिस आपको दे. एनालिसिस ना दे तो लोगों की तनख्वाह बनाओगे कैसे, प्रॉफिट घर लेके जाओगे कैसे? तो अब बात यह है कि इन सब डिपार्टमेंट्स को जो है ना वो मैनेज करने के लिए एक डिपार्टमेंट का होना है ज़रूरी. ठीक है. फाइनेंस को ऐसे भी कह सकते हैं, जिनसे तुम एंट्रियाँ बनाओगे बंदे लाओगे कहाँ से? प्रोडक्शन वाले जो तुम प्रोडक्शन कर रहे हो तो बंदे लाओगे कहाँ से? हम भी कह सकते हैं ऐसा. और दूसरी चीज़ ये कि ना सिर्फ लाओगे कहाँ से, उनको रिटेन कैसे करो, वो सेटिस्फाई कैसे रहेंगे आपस के. अगर आप लोगों के इशूज़ होंगे तो उनको रिजॉल्व कौन करेगा? आपका आना जाना जो लगा रहेगा तो उसको किस तरह से मॉनिटर कौन करेगा? तो मतलब इसकी डिपार्टमेंट की ज़रूरत तो है. कौन काम किस तरह का कर रहा है, कैसा कर रहा है, तो इस मतलब किसी ना किसी डिपार्टमेंट का तो होना ज़रूरी है इसके अंदर. तो ऑफ कोर्स HR एक रेलेवेंट डिपार्टमेंट है जो इन तमाम चीज़ों को मॉनिटर कर रहा है और मैनेज भी करता है. बैड बुक्स में इसलिए है क्योंकि आप सवाल करते हैं और राइट क्वेश्चंस करते हैं कि ये काम क्यों नहीं हुआ, ये काम हुआ, आपने ये काम ABC पॉलिसी के तहत होना चाहिए था, आपने नहीं किया. आपकी कंपनी की कुछ जीरो टॉलरेंस पॉलिसीज हैं, उनमें आपने कोई गड़बड़ कर दी तो आपने सवाल कर दिया, तो बुरे तो लगेंगे हम. तो HR को जो बुरा बोलते हैं, बुरा तब बोलेंगे जब HR आपसे सवाल करेगा. आप ऐसे मौके लेकर आए कि आपसे जब सवालात किए जाएं तो आपकी तरक्की के बारे में किए जाए, ना कि आपके उल्टे सीधे कामों के बारे में किए जाए, वरना आपको बुरा लगेगा. और हम चाहते हैं फिर आपको बुरा भी लगे. बिल्कुल. और अगर आपको बुरा लग रहा है तो इसका मतलब है कि हम सही काम कर रहे हैं. अच्छा जी, there are so many concerns of employees in the organizations. मैं चाहूँगा most frequent concerns employee के क्या होते हैं आपके हिसाब से? इतने सारे 10-12 साल का जो आप एक्सपीरियंस रखते हैं, उनमें से मोस्ट कॉमन कंसर्न्स क्या है एम्प्लॉयज़ के? मोस्ट कॉमन कंसर्न्स जो हैं वो एम्प्लॉयज़ के ज़्यादातर ये होते हैं कि हम बहुत टाइम से जॉब कर रहे हैं. ठीक है. और हम जो है वो so years बैक जो इस ऑर्गेनाइजेशन को हम लोगों ने इस कैपेसिटी में और इसी सैलरी पे ज्वाइन किया था. अभी हमें इतना टाइम हो गया है तो हमारे मतलब कोई ना पोजीशन में कोई चेंज आया है,
ना हमारी पर्स में कोई बहुत बड़ा चेंज है ना, हमारे बेनिफिट्स रिवाइज हुए हैं, बेनिफिट्स तनख्वाह बढ़ी है तो वो 10-12% 10% के हिसाब से या 15% के हिसाब से जो है वो सैलरी हम और महंगाई इतनी है कि हर साल नेगेटिव है हम। एग्जैक्टली तो बिल्कुल ऐसे ही इसी तरह के कंसर्न्स जो है वो ज़्यादातर होते हैं। बिल्कुल सही। तो इसमें देखें बात यह है कि अच्छे एम्प्लॉई को जो है ना, कोई भी अगर एम्प्लॉई अच्छा एम्प्लॉई, मैं डेफिनेशन ये दूंगा कि जो एक प्रोडक्टिव एम्प्लॉई है आपका, परफॉर्मिंग एम्प्लॉय, परफॉर्मिंग एम्प्लॉय, हाई पोटेंशियल एम्प्लॉय है, एग्जैक्टली जो 100% ऑब्जेक्टिव दिए जा रहे हैं बट ही डिलीवर्स 150%। बिल्कुल, ही इज लिटरली गुड एम्प्लॉय फॉर द कंपनी। एग्जैक्टली। तो देखें इस तरह के एम्प्लॉयज ये वाला कंसर्न लेकर नहीं आ रहे होते। ठीक है, जो बात यह है कि आप जहाँ पे अपना कंसर्न इस तरह का शो कर रहे हैं ना, वहाँ पर आप ये भी देखें कि आपने अपने अंदर क्या तब्दीली जो है वो लेकर आए हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन भी आपके बारे में सोचेगी, लेकिन सबसे पहले आपको अपने बारे में सोचना है। यस। अगर आप अपने बारे में नहीं सोचेंगे तो दूसरा देर में सोचेगा आपकी, दूसरा देर में सोचेगा। Exactly. तो यू नीड टू थिंक फॉर योरसेल्फ फर्स्ट। और जो हाई परफॉर्मिंग एम्प्लॉय है, मैं समझता हूँ कि ये बात कड़वी जरूर है लेकिन कहना चाहिए। अगर मुझे पता है ना सर कि मैं अपनी टीम का बाबर आजम हूँ और मैं परफॉर्मर हूँ, तो मुझे सोशल मीडिया की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली। और अगर मैं रन्स बना रहा हूँ तो मुझे किसी कमेंटेटर की जरूरत नहीं, तो वो मेरे लिए तारीफ करे या बुराई करे। इवन देन के अगर कुछ ऐसे टाइम्स आते हैं कि जब बाबर आजम आपके टीम का या आपकी कंपनी का बाबर आजम परफॉर्म नहीं कर रहा होता, लेकिन कंपनी को उसके पोटेंशियल का मालूम होता है, पता है कि यार ये इज अ रन्स मशीन, ही इज अ स्कोरर, तो वो उसके ऊपर इन्वेस्ट भी करेंगे, वो उसका वेट भी करेंगे, वो उसको मोटिवेट भी करेंगे, उसको ट्रेन और मैं समझता हूँ उसको वक्त भी देंगे और आप अपनी परफॉर्मेंस रिवाइव करें, क्योंकि हमें पता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू परफॉर्म बाबर। और मैं आपको ये बिल्कुल एक प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ कि ये इसी तरह से ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। तो आपको बाबर आजम बनना है या अहमद शहजाद बनना है, डिसीजन इज योर्स। आप फेसबुक पे बैठ के और यूट्यूब पे बैठ के आप बुराई करके पैसा तो कमा सकते हैं, इट्स नॉट अ लॉन्ग टर्म। द लॉन्ग टर्म इज अ परफॉर्मेंस। और मैं समझता हूँ एक और बड़ा कंसर्न आता है कि फेवरेट एम्प्लॉई, नॉट फेवरेट। मेरे ख्याल से प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में हो नहीं सकता, परफॉर्मेंस अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं आपको कैसे आपको डायरेक्टर बना सकता हूँ फेवरेटिज्म बेसिस पे। ठीक है, आप मेरे घर के रिश्तेदार भी हो, मैं कहूँ घर बैठे हो तो मैं तनख्वाह मिली, कंपनी बताया करो। ऐसा होता है, ये भी होता है। मतलब तो चलो ठीक है, मैंने फेवर कर भी दी, मैं कंपनी में रखूंगा नहीं, बिल्कुल, बिकॉज आई डोंट वांट टू लूज मनी। एग्जैक्टली। तुम्हारे होने से पैसा लूज हो रहा है। सो आपको विनर बनना है या वाइनर बनना है, इट इज योर कॉल। और अच्छा एम्प्लॉय कंप्लेन नहीं करेगा एंड ही अच्छे एम्प्लॉय की मार्केट में बहुत सारा वैल्यू भी है। अगर आपको लगता है तनख्वाह नहीं बढ़ी 10 साल से ऐसा ही है, तो इसका मतलब कुछ आप में भी तो कमी होगी। अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, डेवलप नहीं किया। एक और सवाल, छोटा सा ब्रेक लेते हैं। एक और जंग चल रही है मार्केट के अंदर, यार ये तो यार वो है कागजों वाला एचआर है, ये मैनुअल एचआर है, और ये वाला जो है ना टेक ड्रिवन एचआर है। आप किसके बड़े फैन हैं और क्यों टेक्नोलॉजी वाले एचआर के फैन हैं, और टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने के लिए आपको कौन सी बेसिक्स जाननी चाहिए ताकि बाकी लोगों का भला हो सके? जी अच्छा, फैन होने की अगर आप बात करते हैं, ज़ाहिर टेक्नोलॉजी का दौर है तो टेक्नोलॉजी की तरफ ही जाएंगे। और ये जो पेपर वाला एचआर है ना, ये शायद किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में शायद अब रह गया होगा जो अभी जिन्होंने इतना फ्लरिश जो है वो बिजनेस वाइज नहीं किया होगा, या शायद वो लोग अभी मतलब वहाँ नहीं पहुँचे होंगे, मेंटली नहीं पहुँचे होंगे या फाइनेंशियली नहीं पहुँचे होंगे, मे बी ये हो सकता है। लेकिन ये जो एचआर की जो एक सोच है ना, वो अब काफ़ी हद तक डेवलप हो चुकी है। तो ये पेपर वाला एचआर अब बहुत सारी जगहों के ऊपर रहा नहीं है। जहाँ तक रही बात कि हम किस तरह से मतलब क्या चीज़ों को जानना ज़रूरी है, तो मैं समझता हूँ कि आप जो है वो टेक्नोलॉजी से वेल वर्स होने चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। और आपको बहुत सारी चीज़ों का सेंस होना चाहिए कि आपके जो मोबाइल फ़ोन्स हैं ये किस तरह से मतलब बेस्ट ऑपरेट हो सकते हैं। और मैं उन लोग सॉफ्टवेयर जो चल रहे हैं उनके पीछे क्या बैकएंड पे वर्किंग लॉजिक्स लगी हुई होंगी। दानिश साहब, मैं एक जो चेंज है बड़ा मुश्किल है, चेंज बहुत दिक्कत पैदा करता है लोगों की लाइफ में। आपने और मैंने इस मोबाइल को चलाने के लिए किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया नहीं, मेरा शौक था, मैं सीख गया और मेरी काफ़ी ज़िंदगी आसान हुई। लोग इसी चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते, उनके लिए टेक्नोलॉजी बड़ा प्रॉब्लम। एग्जैक्टली। अबे भाई, मैं क्यों जो है वो लीव अप्लाई करूँ सिस्टम पे, बोल दिया ना तुम्हें। यही हम उनसे पूछते हैं कि देखो हम ट्रांसपेरेंसी मैनेज कर रहे हैं, आपका भला कर रहे हैं। अच्छा, वो अटेंडेंस को समझते हैं कि तो आपने ना मेरे ऊपर कोई जो है वो कॉप बिठा दिया, कोई पुलिस वाला बिठा दिया, ये समझते हैं। अच्छा, ये एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस पोर्टल जो है ना, ये बड़ी कमाल की चीज़ है। और इसमें ये जो ऐसे लोग थे ना जो इस सोच के थे कि मैं ये टेक्नोलॉजी क्यों यूज़ करूँगी,
तो जब इन लोगों को हमने इसके एडवांटेजेस एडवांटेज बताए और जब उन्होंने उन एडवांटेजेस को प्रैक्टिस किया, तो अब वो समझ लीजिए कि ये सोचते हैं कि यार वो भी क्या टाइम था कि हम लोग जो है एचआर को फ़ोन करके पूछते थे कि मेरा लीव बैलेंस कितना, कल में अटेंडेंस मेरी है या नहीं है, आज पता मिस क्यों हो गई, मैं 1 महीना पहले ट्रेनिंग पे गया था वो अपडेट नहीं हुई इसमें सिस्टम में, तो वो क्यों नहीं हुई। तो ये तमाम चीज़ें जो है और दूसरा जो आज सबको एक पीएफ का मसला रहता है, हाँ। या फिर मेरा कितना बैलेंस पे स्लिप में जो मुझे कहीं और 6 महीने पुरानी पे स्लिप देते हैं मुझे, और उसके बाद आपके पास लाइन लगाओ, कभी किसी से क्रेडिट कार्ड ले लिया, गाड़ी निकलवा ली, जी। तो लाइन में लगे मैं एचआर पे स्लिप द काम, नाउ यू हैव एवरीथिंग इन ऑन योर पोर्टल। एब्सोल्युटली यस। तो मुझे आपकी बड़ी प्यारी बात लगी है कि एचआर की एक जिम्मेदारी बनती है कि आप लोगों को ये मत गिनवाएं कि आपको ये सारी टेक्नोलॉजी यूज करनी है, पहले उनको फवायद गिनाएं, क्योंकि वी ऑल पीपल थोड़ा सा ग्रीडी तो है ना, हम पहले अपना फायदा सोचते हैं, बाद में कोई काम सोचते हैं। सो उनको मुझे लगना चाहिए कि पहले हमको फवायद गिनवाते हैं, बाद में काम की बात करेंगे। सो दानिश साहब बड़ा ज़बरदस्त है जी, मुझे आपका माइंड सेट मुझे अप्रोच इतना प्यारा लग रहा है। हालांकि हम बातें बड़ी बेसिक सी कर रहे हैं, ये अप्रोच अगर हर ऑर्गेनाइजेशन में आ जाए तो मैं समझता हूँ कि एम्प्लॉयज़ कभी भी कंप्लेन नहीं करेंगे, एचआर बैड बुक्स में नहीं होगा, और जो एम्प्लॉयज़ के कंसर्न्स हैं वो भी काफ़ी दर से घट जाएंगे। और ये बेसिक्स की जो आपने जैसे बात करी ना, तो मैं आपको कहूँ कि बेसिक्स आपकी ना स्ट्रांग होनी चाहिए। हाँ। तो आपकी जितनी भी फाउंडेशन अगर आपकी स्ट्रांग है ना, तो आपकी जो भी बिल्डिंग्स होंगी वो आपकी सस्टेन करेंगी लॉन्ग टाइम। खूबसूरत बिल्डिंग नहीं चाहिए साहब, एग्जैक्टली मजबूत जड़ चाहिए, उसके ऊपर जो बनाना है बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच टाइम ट्रिक्स फॉर असाइनिंग वन ऑफ द एक्सेलेंट गेस्ट, जो मैं समझता हूँ कि जो फाउंडेशन की बात कर रहे हैं, रूट्स की बात कर रहे हैं। ट्यून इन टेक पावर्ड बाय टाइम ट्रिक्स में छोटा सा ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद दानिश साहब के साथ। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। वेलकम बैक टू द रंजीत कुमार शो, ट्यून इन टेक पावर्ड बाय टाइम ट्रैक्स। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी दानिश सिद्दीकी साहब, जिनके बड़ा ज़बरदस्त गुफ्तगू चल रही है। और गुफ्तगू सिर्फ ऐसी नहीं है, उन्होंने जो अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे काम किए हैं उनके बारे में वो बात कर रहे हैं। टाइम ट्रैक्स के बहुत सारे पावरफुल मॉड्यूल्स यूज़ करें, जिसमें अटेंडेंस है, लीव पॉलिसी है, एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस पोर्टल है, डॉक्यूमेंटेशन का पोर्टल है, इसके अलावा बहुत सारे और भी मॉड्यूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कह रहे हैं बहुत सारे हमारे ऑफिस में आए, प्रेजेंटेशन लोगों ने दी, लेकिन कहते हैं ना लव इन फर्स्ट साइट, इट वाज अ सिलेक्शन इन फर्स्ट साइट टाइम ट्रैक से हुई थी, फिर भी हमने पूरी प्रेजेंटेशन ली और आज भी उसको आप इस्तेमाल कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच टाइम ट्रैक्स फॉर डूइंग अमेजिंग जॉब इन द होल मार्केट, एंड वी ट्रस्ट यू, इफ यू कीप डूइंग दिस जॉब all people will be your customer very soon, because your customer services are super duper amazing. सर, अभी तक आपने क्या माइलस्टोन अचीव किए हैं, आपने अभी क्या माइलस्टोन अपने बनाए हैं जो आपके फ्यूचर में आप चाहते हैं कि यार ये चीज़ मिल जाए तो वाह ज़बरदस्त हो जाएगा? आपको क्या लगता है कि क्या अभी आपकी प्रोफेशनल लाइफ में किस चीज़ की कमी है जिसको आप पूरा करना चाहते हैं, और क्या चीज़ मज़ीद ऐड करना चाहते हैं कि दानिश सिद्दीकी साहब का जो प्रोफाइल है वो सीजन प्रोफेशनल से लीडरशिप प्रोफेशनल वाला प्रोफाइल बन जाए? ओवर टू यू सर। ओके, तो कोई मेरा ख्याल है कि अराउंड 18 to 19 ईयर्स का मेरा कैरियर जो है वो हो चुका है अभी तक, और इसमें डिफरेंट नेशनल मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में मैं काम करता रहा हूँ। तो उसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो मैंने किए। तो उसमें एक प्रोजेक्ट जो है वो मैंने कॉस्ट रैशनलाइजेशन का एक कंपनी में किया था। तो वहाँ पे ये था कि जो मैन पावर थी उसको 20% रिड्यूस करना था। बिल्कुल सही। और जो कॉस्ट थी उसको 15% तक। लेकिन बहुत कठिन काम है, इतना आसान काम नहीं है, बड़ा जिगरे वाला काम है। जिगरे वाला काम भी है क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटेजी जो थी वो इन्वॉल्व थी। लेकिन एचआर का असल टेस्ट वही है। बिल्कुल एग्जैक्ट, असल टेस्ट वही, पेशेंस, इमोशंस। एग्जैक्टली। तो उसमें फिर इस तरह से था कि जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना, वो अमूमन जब स्टार्ट होती है ना, तो वो उस टाइम बहुत सारी चीज़ों की उन्होंने प्लानिंग नहीं की होती, जिसमें एचआर प्लानिंग जो है वो मिसिंग होती है। होता ये कि वो हैपहैज़र्ड जो है वो लोग जो हैं हायर कर लेते हैं, इंडक्ट कर लेते हैं, और उसके बाद फिर ये कि उन्हें पता ही नहीं होता कि इतने लोगों की ज़रूरत थी भी कि नहीं थी। बस ये है तो उसके लिए ये हायर कर लो, तो ये कैमरामैन हायर कर लो। तो मतलब मैं आपको एग्जांपल एक स्टूडियो की दे रहा हूँ।
तो इनकी जगह दो क्या मैंने हायर कर लो। तो इसी तरीके से होता ये है कि ओवर स्टाफिंग हो जाती है। ओवरस्टाफ। और ये शायद अगर चंद हज़ारों की बात हो तो शायद कोई ऑर्गेनाइजेशन इसको अफोर्ड कर ले, लेकिन जब ये मिलियंस और फिर ये टुवर्ड बिलियंस की तरफ अगर ये आपका पेरोल जाने लगता है तो फिर आपको काफ़ी तकलीफ होती है। बिल्कुल सही। तो उसको मैंने एज़ पर गाइडेंस ऑफ दी मैनेजमेंट मैंने उसको इम्प्लीमेंट किया। एक प्रोजेक्ट था हमारा और उसमें दिन रात जो था वो हमारे उसमें लगे हुए थे, मतलब घर वगैरह हम लोग नहीं जाते थे। और ये 6 मंथ्स का हमारे पास टाइम था और उस टाइम फ्रेम के अंदर रहते हुए हम लोगों ने जो भी हमारे पास रिसोर्सेज उस टाइम अवेलेबल थे, इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, सिर्फ एक्सेल ही था हमारे पास सबसे ज़्यादा मेजर टूल जिसको यूज़ करते one of the powerful technique। जी एग्जैक्टली, बिल्कुल उस टाइम। तो उसमें उन लिमिटेशंस पे रहते हुए हम लोगों ने उस चीज़ को अचीव किया और मैं उस प्रोजेक्ट को अपने डिपार्टमेंट के लिए लीड कर रहा था। और आपको क्या लगता है कि ऐसी क्या चीज़ आप अपनी प्रोफेशनल करियर में ऐड करें जिसमें आपको लीडरशिप रोल मिलने में थोड़ी कम दिक्कत हो या जल्दी से वो आपको ऑप्ट हो जाए, मिल जाए? देखिए, सबसे पहले मेरी कोशिश ये होती है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम कर रहा हूँ तो एक्सीलेंस होनी चाहिए मेरे। एक्सीलेंस होनी चाहिए, बिल्कुल। और एक जो है ना उसमें प्रोफेशनलिज्म उसमें नज़र आना चाहिए काम में, ठीक है। ये चीज़ अगर मैं कंसिस्टेंट रहूँगा ना इस चीज़ में तो मुझे किसी भी वक्त लीडरशिप रोल जो है वो मिल सकता है। और मैं आपको दुआ करता हूँ आपको बहुत जल्द मिल जाए, बिकॉज यू आर माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। और द वे यू टॉक, द वे यू आर एक्सप्लेनिंग द थिंग्स, मुझे पता है कि आपको जड़ों का पता है। बस उन जड़ों को मजबूत करने के लिए बस टाइटल की देर है और इधर 4-5 फूल लग जाएंगे। एंड दानिश साहब is a profile of head of HR and you'll soon become the CHRO. I pray for you. You become the Chief Human Resource Officer. मैं दरनजीत कुमार शो प्लेटफॉर्म पे दानिश साहब के लिए भी दुआ करता हूँ। थैंक यू। अच्छा दानिश साहब, पॉलिसी बनाना ना बड़ा कठिन काम है। आप जब पॉलिसी बनाते हैं तो मोस्टली फेवर करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की। आप अपने वक्त को याद करें या आप अपनी अभी करियर को याद करें जहां पर अभी आप काम भी कर रहे हैं, प्रीवियस भी आपने काम किया, कौन सी 2-3 एम्प्लॉय सेंट्रिक पॉलिसीज हैं जो आपने बनाई और उस पर वाकई एम्प्लॉयज का बड़ा भला हुआ दानिश सदीकी साहब की वजह से? अच्छा देखें, पॉलिसीज़ बनाते वक्त जो आप ये कह रहे हैं कि हम लोग ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रिक हो जाते हैं, तो देखें पॉलिसी बनाने से पहले जो है ना हमें सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को नहीं देखना होता, हमें बहुत सारी और भी चीज़ें जो देखनी होती हैं। लॉ ऑफ लैंड देखनी होती है और पॉसिबिलिटीज़ देखनी होती हैं और फिर लॉजिक्स देखनी होती हैं, फिजिबिलिटीज़ देखनी होती है। बिल्कुल सही। उसके बगैर आप पॉलिसी ऐसे ही बना नहीं सकते। तो एम्प्लॉय सेंट्रिक पॉलिसीज़ देखें, एक ऑर्गेनाइजेशन में मैं था तो वहाँ पे रिवॉर्ड प्रोग्राम जो था वो मैंने इंट्रोड्यूस करवाया था। और फिर उसमें ये था कि जो लोग कोई इस तरह का काम करेंगे जो उनके नॉर्मल जॉब रूटीन से हटकर होगा और ऑर्गेनाइजेशन को उसने किसी भी तरीके से बेनिफिट किया होगा, तो एक थैंक यू प्रोग्राम मैंने उन लोगों के लिए इम्प्लीमेंट करवाया था, जिसमें वो एज़ पर देयर अचीवमेंट तो उन लोगों को एक हम लोग कूपन देते थे जिसके ऊपर वो जाके कुछ शहर के बड़े जो शॉपिंग सेंटर्स थे, सुपर मार्ट्स कह लें आप उनको, तो वहाँ से जाके वो अपनी फैमिली के लिए परचेज कर सकते थे उस अमाउंट के अकॉर्डिंग। अच्छा दानिश साहब, जिस भी एचआर से बात करें, जिस भी एचआर फ्रेटर्निटी के अंदर जाएं, उसको ये लगता है कि मैं पेरोल चला रहा हूँ, पेरोल संभाल रहा हूँ, तो मैं भाई सुपर डुपर एचआर। स्टिल पीपल आर थिंकिंग द एचआर का कोर जो है वो पेरोल, कॉम्पनसेशन, बेनिफिट्स, रिवॉर्ड के डिपार्टमेंट को पकड़ लो आप, बड़े अच्छी एचआर है। दुनिया जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, एम्प्लॉय डेवलपमेंट को कोर समझती है, बिकॉज लोग ही हैं जो आपकी कंपनी को चलाते हैं और लोग ही हैं जो आपकी कंपनी को बड़ा बनाते हैं। Why not HR is focusing employee development as a core rather than the payroll, operations and IR, ER is the core of the organization in HR? आपका क्या मानना है? ये कोई इस पर इख्तलाफ है, इत्तफाक है, वो भी बता दें। नहीं देखें, असल में बात यह है कि जैसे हम लोगों ने HR को मैं असल में मेरी एक समझ लीजिए कि जो मेरे दौर में पैदा हुए जो लोग हैं, तो हमारी ये लग रही है कि हमने तकरीबन तमाम ही फेजेस जो है ना वो देख लिए, चले थोड़े से ही सही कि वो गुजर रहे थे, वो ख़त्म होने वाले थे, लेकिन हम लोग उस टाइम अपनी प्रोफेशनल करियर में आ चुके थे। तो पैराडाइम्स होते हैं चीज़ों के, ठीक है।
तो अभी एचआर जिस पैराडाइम में है, हमारा जो सबसे पहला वाला पैराडाइम था वो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन वाला पैराडाइम था। फिर उसके बाद जो है वो अटेंडेंस के ऊपर आ गए। फिर उसके बाद जो है वो आईआर बहुत ज़्यादा एक ज़माने में चला, बहुत हिट हुआ कि बस जो आईआर जानता है वही एचआर जानता है, जिसको आईआर नहीं आती है वो एचआर जानता ही नहीं है। बिल्कुल सही। और मेरे वाले साहब भी जो है वो उसी स्कूल ऑफ थॉट में से हैं, जो कि आईआर के बहुत बड़े फॉलोअर हैं। हाँ। और वो कोई लास्ट 50 ईयर से इसी फील्ड में जी चल रहे हैं। फिर उसके बाद जो है वो अब आपका ये जो पेरोल वाली साइड आ गई, फिर उसको थोड़ा सा उन्होंने ग्लोरीफाई किया कि कंपनसेशन एंड बेनिफिट मैनेजमेंट है। तो अब देखिए ये तमाम पैराडाइम जो है ना ये गुजर चुके हैं। अभी ये जो आपका ये जो पेरोल और कॉम्प एंड बेन वाला जो पैराडाइम है अब ये जाने लगा है। और अब मैं समझता हूँ कि ये एम्प्लॉई डेवलपमेंट की तरफ जो है वो अब चीज़ें, एम्प्लॉय डेवलपमेंट, एम्प्लॉय इंगेजमेंट, वेल बीइंग, मेंटल हेल्थ, ये इस तरह की चीज़ें। मेंटल हेल्थ भी जो है वो बहुत ज़्यादा फोकस इस टाइम हो रही है। और यूँ समझ लीजिए कि अभी शायद पाकिस्तान में तो ये कम ही है, लेकिन ये जो इंटरनेशनली अगर आप देखें, इवन गल्फ में भी अगर आप देखें, तो ये मेंटल हेल्थ के हवाले से काफ़ी ज़्यादा जो है वो, आप देखिए मेंटल हेल्थ का डे मनाया जाता है, लाखों रुपए के सेशंस कराए जाते हैं। इवन मेरी करंट कंपनी जो है उसने मुझे अभी लाइट हाउस अरेबिया एक इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ से मुझे उन्होंने मेंटल हेल्थ फर्स्ट एडर की सर्टिफिकेशन जो है वो करवाई है। बिल्कुल सही। सो दैट ये कि मैं अपनी एम्प्लॉय एंगेजमेंट के लिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम करूँ। बिल्कुल भाई। तो ये चीज़ें फोकस अब होने लगी। एब्सोल्युटली। तो नेक्स्ट पैराडाइम जो है वो नेक्स्ट पैराडाइम जो एम्प्लॉय वेलबींग का, आपका भी स्कूल ऑफ थॉट एग्जैक्टली जो मॉडर्न इंटरनेशनल मेथड है उस पर चल रहा है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। कहा जाता है कि जी जंगल में मोर नाचा किसने देखा, और मुर्गी जब अंडा देती है तो वो शोर मचाती है ताकि पता चले कि अंडा या ले जाओ भाई। क्या एचआर जो है, जो ब्रांडिंग एचआर अपनी कर सकती है वो नहीं कर पा रही, या ब्रांडिंग करना एचआर का काम नहीं है? अगर है तो व्हाट इज द रोल ऑफ एचआर ब्रांडिंग, एम्प्लॉयर ब्रांडिंग, उसमें एचआर का क्या काम है? आप इससे क्या इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, एम्प्लॉयर ब्रांडिंग जो है ना वो काम तो एचआर डिपार्टमेंट का ही है। और उसका रीज़न ये है कि जाहिर है कि अगर जितना अच्छा आप बेसिकली यू आर द फेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो जो एम्प्लॉयज़ आपको ज्वाइन करेंगे तो वो आपको, आपकी एम्प्लॉयर की ब्रांडिंग जितनी अच्छी होगी उतना ही वो अट्रैक्ट होंगे आपकी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, तो ही वो जो है वो आपको ज्वाइन भी करेंगे, तो ही वो उसमें रिटेन भी होंगे, और तो ही जो है वो उसके लिए लंबे अरसे तक जो है वो काम करेंगे। तो एम्प्लॉयर ब्रांडिंग के लिए रोल तो एचआर का ही है, और सबसे ज़्यादा जो अपॉर्चुनिटी होती है एम्प्लॉयर ब्रांडिंग की वो एचआर के पास ही होती है। बिल्कुल। और मैं समझता हूँ इतने ज़बरदस्त काम करें ताकि टैलेंट ढूंढना ना पड़े, अट्रैक्ट हो एग्जैक्ट, और इतना ज़बरदस्त काम करें एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय बिकम्स योर ब्रांड एम्बेसडर्स। सो मैं समझता हूँ कि अब एचआर इस तरफ आ चुकी है, इस तरह के काम कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि दानिश साहब आप भी बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे होंगे इसके हवाले से। बस मैं ये चाहूँगा कि लास्ट मैसेज फ्रॉम योर साइड कि टाइम ट्रैक्स के हवाले से कोई बात करनी हो, द रंजीत कुमार शो के हवाले से कोई मैसेज देना हो, तो ओवरऑल जर्नल लोगों को मैसेज देना हो, व्हाट इज़ योर लास्ट मैसेज, फाइनल वर्ड्स फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ द रंजीत कुमार शो? अच्छा देखिए, अगर मैसेज की आप बात करते हैं ना, तो कुछ रीडिंग्स थी, कुछ चीज़ें थी मेरे सामने से गुजरी थी अभी रिसेंटली, तो मैंने ये सोचा था कि अगर कभी मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं वो डिस्कस करूँगा। तो ये जो मैसेज है ना, ये उन लोगों के लिए है जो यहाँ मतलब प्रोफेशनल्स हैं इस टाइम, और कुछ अरसा लगा चुके हैं या ज़्यादा अरसा लगा चुके हैं, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा देखें। कुछ ब्रूटल ट्रैप्स मैंने देखे थे कि वो एक प्रोफेशनल के लिए क्या क्या हो सकते हैं। तो उसमें से एक कंफर्ट जोन ट्रैप मैंने देखा था कि आप जो हैं वो एक पोजीशन के ऊपर अगर काफ़ी अरसे तक काम कर लेते हैं, तो फिर आप जो है उसको चेंज नहीं करना चाहते, तो आप जो है वो अपने कैरियर में फिर एक्सेल भी नहीं करते। जो अभी आपने कुछ देर पहले मुझसे वो सवाल भी किया था कि एम्प्लॉयज़ आपके पास क्या कंसर्न लेकर आते हैं। हाँ। तो एक तो कंफर्ट जोन ट्रैप जो है ना वो उसमें से निकला। कंफर्ट जोन को जितना जल्दी हो सके ब्रेक कीजिए, वरना कंफर्ट जोन बिकम्स बिगेस्ट इलनेस फॉर यू। एग्जैक्टली, यस। फिर इसी तरीके से एक था कि इम्पोस्टर सिंड्रोम स्पाइरल था। इम्पोस्टर सिंड्रोम स्पाइरल, ठीक है नहीं? अच्छा, इसमें यह है कि आप किसी चीज़ को करने की एबिलिटी तो आपके अंदर होती है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं होता कि आप वो काम कर सकते हैं। मतलब आप समझ लीजिए कि अपने आप को आप अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो ये भी आपका जो है ना एक कैरियर का एक ट्रैप है, जहाँ पर कि आप जो है वो आगे, हमें लगता है हम नहीं कर सकते, लेकिन आप कर सकते हैं। आप कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन आपको लग रहा होता है कि आप नहीं कर सकते। तो आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करें।
कोशिश करें कि नई चीज़ों की तरफ जाएं। ये दुनिया किस मतलब अगर दुनिया में जितनी चीज़ें हैं, जो चीज़ें चल रही हैं, उसमें ह्यूमन रिसर्च, ह्यूमन बीइंग्स का बहुत बड़ा रोल है। खुदा ने अक्ल दी है, अक्ल को इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूट कौन कर, इंसान ही कर रहे हैं। ये सब कुछ हो सकता है, बस एक बार एग्जीक्यूट करना है, सोच लाएं। बिल्कुल सही है जी। बिल्कुल इसी तरीके से वैसे काफ़ी सारे थे, लेकिन मैं एक और डिस्कस करना चाहूँगा, जैसे कि नेटवर्किंग निगलेक्ट एक ट्रैप है, ठीक है। तो उसमें यह है कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने में इतने मगन हो रहते हैं कि आप जो है वो लोग जो मतलब इंडस्ट्री में और आप दूसरी ऑर्गेनाइजेशन पे जो काम कर रहे हैं, तो उनके साथ आपका कोई जो है वो ताल्लुक़ वास्ता होता नहीं है। तो ये चीज़ भी जो है ना आपके करियर में काफ़ी आपको सफ़र करने में मतलब वो काफ़ी सफ़र कराती है आपको अपने आपने बड़ी पावरफुल बातें की। कंफर्ट जोन को जितना जल्दी आप ब्रेक करेंगे, उतना आप लर्निंग एंड ग्रोथ जोन में एंटर होंगे। जितना आप इम्पोस्टर सिंड्रोम स्पाइरल से निकलेंगे, आपके लिए एक नई दुनिया इंतजार कर रही है। Exactly. और आखिर में आपने कहा नेटवर्किंग निगलेक्ट जो आप करते हैं, तो आप लोग अपने काम के अलावा बाकी लोगों, बाकी कंपनी को वक्त देंगे, तो मैं समझता हूँ कि आप इसमें ये था कि कम से कम 3 लोगों से जो है ना आप एक महीने में नए लोगों से 3 नए लोगों से आप जो है वो ज़रूर मिले। और मैं समझता हूँ कि रंजीत कुमार पॉडकास्ट है ही ऐसा, हर महीने को 10-15 लोग। देखिए मैं आपसे मिलने आया हूँ, इस महीने का एक हो गया, 2 रह गए। तो हम एक बड़ा सेमिनार करेंगे, जितने भी हमारे गेस्ट गुजरे उनको हम दोबारा बुलाएंगे जी। इस प्लेटफॉर्म पे, ताकि उनका हम शुक्रिया अदा कर सकें। उनकी वजह से ये काम चल रहा है, उनकी वजह से लोगों को बड़ा जो नॉलेज स्किल एबिलिटी में इजाफा हो रहा है। तो हम इस चीज़ को जारी रखेंगे। थैंक यू वेरी मच टाइम ट्रैक्स, ट्यून इन टेक बाय पाकिस्तान। बड़ा मज़ा आया, बड़ा ज़बरदस्त लगा तानिश साहब, एंड इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी किसी और जगह, या दोबारा द रंजीत कुमार शो में आपको दावत देंगे एक अच्छे नए टॉपिक पे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।